1993 में मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा विद्यार्थी परिषद के बैनर से, और मैं पहली बार में ही जनरल सेक्रेटरी गोरखपुर यूनिवर्सिटी का विजयी होने का था। विभिन्न समस्याओं को लेकर निदान देने की इच्छा थी, इस नाते मेरा झुकाव उधर बढ़ा। उनको फीस माफ़ होनी चाहिए, कम पैसे में उनकी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, हॉस्टल में छात्रों की सुविधाएं मिलनी चाहिए, पढ़ाई और परीक्षा समय से होने चाहिए, ये मुद्दे थे उस दिनों। और उसको लेके छात्र नेता विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करते थे, कभी कभी संघर्ष की भी स्थितियां आती थी। लेकिन आज के दिनों में हमें लगता है कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो उस समय थी आज नहीं है। एक सामान्य रिक्शा वाला भी चाहता है कि हमारा बेटा कॉन्वेंट में पढ़े, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। हम जो पैसा कमा रहे हैं उसको अपने बच्चे के भविष्य में लगाएं। जब मैं 93 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा था तो उस समय भी गोरखपुर के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर माफियाओं का राज था और वो चुनाव लड़ाते थे। वहाँ अच्छा आईएएस अफसर भी निकलता है, वहाँ साइंटिस्ट भी निकलता है, वहाँ से साहित्यकार भी निकलता है, वहाँ से कलाकार भी निकलता है, और वहीं से अच्छे राजनेता भी निकलते हैं। सादे कागज पर ब्लैक पेन से लिखते थे कि उसको जो है पढ़ा जा सके, संबंधित व्यक्ति को दे के आते थे और निवेदन करके आते थे कि हमारी खबर और हमारी फोटो लगनी चाहिए, जिससे समाज में संदेश जाए कि हम काम कर रहे हैं। प्रतिभा कभी अभाव की मोहताज नहीं होती है, और प्रतिभा हमेशा अभाव रहने पर भी निकल के आती है और सुविधा रहने पर भी निकल के आती है। नेपाल एक हमारा मित्र राष्ट्र है और हमारे रिश्ते नाते में नेपाल में होते हैं। नेपाल के लोग हमारे यहाँ आते हैं और हमारी सीमा पर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। हम पैदल टहलते और गाड़ियों से जाते हैं और चले आते हैं। सामान्य कटसी चेकिंग पुलिस वहाँ करती है, रहती है। पासपोर्ट पर अनिवार्य नहीं है। इस नाते अगर हम जाते हैं और हमारे साथ दो लोग आ रहे हैं तो अमूमन प्रशासन उनको आने देता है, पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं, मैं बताता हूँ गोरखपुर जा रहे हैं, क्या नाम है, तो नाम पता पूछ के वो जाने देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ लेके सीमा पाकिस्तान से भारत में आई है। उसकी मंशा क्या है ये पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। किसी भी देश में आना जाना कोई मुश्किल काम आज के दिन में नहीं है। आप एक प्रक्रिया का पालन करेंगे तो आपको आने जाने की अनुमति है। 2012 से 17 में उन्होंने अपनी पूरी ताकत, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेना, गुंडों को संरक्षण देना, पिता को पार्टी से निकालना, चाचा को सरकार से निकालना और पार्टी पर कब्जा करना। कांग्रेस को उन्होंने गाली दिया, राहुल गांधी को खारिज किया। 19 में उन्होंने बसपा से गठबंधन किया और मायावती के पैर छुए, और चुनाव बीतने के बाद उन्होंने मायावती को गाली दी और कहा साहब बसपा का वोट हमको ट्रांसफर नहीं हुआ, दोष मायावती पर मर दिया। कम से कम गठबंधन था तो एक जयंत चौधरी को नगर निगम की सीट दे देते, नगर पालिका दे देते, कोई गठबंधन नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी बुरी तरह पराजित हो गई। मोदी जी की सरकार काम कर रही है सर्व समाज के लिए। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबके साथ काम कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी बांटों की राजनीति, आपके पास न अगड़े बचे, न पिछड़े बचे, न मुसलमान बचे, आप क्यों बंटवारे की बात करें। सबका साथ सबका विकास। हमने प्रधानमंत्री आवास दिया, हमने शौचालय दिया, हमने बिजली दी, हमने नाली दिया, हमने सड़क दिया, तो क्या बिजली भाजपा वाले के घर में खाली जलती है? अखिलेश यादव के विधायक भी ये जानते हैं कि अगर हमें आगे विधायक बनना है, सांसद बनना है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना चाहिए। सबका साथ सबका विकास। हमने प्रधानमंत्री आवास दिया, हमने शौचालय दिया, हमने बिजली दी, हमने नाली दिया, हमने सड़क दिया, तो क्या बिजली भाजपा वाले के घर में खाली जलती है? नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य त्रिपाठी। व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह जी हैं। आज हम उनके बारे में जानेंगे कि कैसी उनकी जर्नी रही, अभी तक की जो राजनीतिक उनका सफर रहा, उनकी फैमिली में कौन कौन है, और भी बहुत सारी बातें उनसे जानेंगे। तो समीर सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम विभिन्न मुद्दों पर आए। सबसे पहले आपके फैमिली में जानना चाहेंगे कि फैमिली में आपके कौन कौन है। पत्नी है, 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है, दूसरी 10th में पढ़ती है, ग्रेजुएशन कर रही है, और बेटा 8th में है। अच्छा, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपने पढ़ाई कहाँ से शुरुआत की, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरी स्कूलिंग पीपीगंज में बापू इंटर कॉलेज है, मैं इंटर तक की पढ़ाई वहाँ किया।
फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए मैं 1988 में मैं इंटरमीडिएट पास करके गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने आया। और गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से किया, फिर मैंने बीएड किया और ज्योग्राफी में ही हमने पीएचडी किया। अच्छा, आपका ये जो राजनीतिक सफर, आज आप प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से, आपकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई, उस बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं 1988 में इंटरमीडिएट पास करके गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अंदर आया था पढ़ने के लिए। और पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कामों में रुचि के नाते मैं छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद से मेरा जुड़ाव हुआ और विद्यार्थी परिषद के अंदर संपर्क हुआ, जिसमें मैं आना जाना शुरू किया और हमको एक अच्छा संगठन लगने के नाते मैं उधर आकर्षित हुआ और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया। पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थी परिषद की सामाजिक गतिविधियां, एकेडमिक गतिविधियों में मैं भाग लेता था और उसमें लेते लेते मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में 1993 में मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा विद्यार्थी परिषद के बैनर से, और मैं पहली बार में ही जनरल सेक्रेटरी गोरखपुर यूनिवर्सिटी का विजयी होने का काम किया। अच्छा, उसमें भी जो आप जनरल सेक्रेटरी बने थे यूनिवर्सिटी के, उसमें बड़ा संघर्षों के साथ आपने वो चुनाव जीता था, थोड़ा उस बारे में बताइए कैसे हुआ था। नहीं, निश्चित रूप से संघर्ष तो पहले से ही शुरू था। जब मैं ग्रेजुएशन पास कर रहा था 1991 में, तो विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं को लेके हम लोग संघर्ष करते थे और विश्वविद्यालय प्रशासन से विद्यार्थियों के हित के लिए मांग करते थे। उसको लेके प्रशासन का सख्त रुख था और विद्यार्थियों के हितों को न पूरा करते हुए छात्र नेताओं पर दमनकारी उनकी नीति थी, जिसका परिणाम रहा कि 1991 में तत्कालीन विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक ब्लैक सूची जारी की थी जो 21 लोगों की थी, उसमें मेरा भी नाम था। और प्रशासन ने कहा था कि साहब ये 21 लोग अब विश्वविद्यालय में न पढ़ सकते हैं, न आ सकते हैं, न कहीं भी इनका एडमिशन हो सकता। ऐसे में विपरीत परिस्थिति में भी हम लोगों ने धैर्य से काम लिया और हम ग्रेजुएशन पास कर चुके थे, हमें एमए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना था। हमें हमारे एक ज्योग्राफी के गुरुजी थे, उन्होंने ही मार्गदर्शन दिया कि आप डिग्री कॉलेज से भी कर सकते हैं। उस जमाने में ट्रांसफ़र केसेज में भी बीए में एडमिशन होते थे और एमए में एडमिशन होते थे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और एमए फाइनल ईयर में। और मैं एमए फर्स्ट ईयर कुशीनगर डिग्री कॉलेज से ज्योग्राफी से एमए किया और सेकेंड ईयर में विश्वविद्यालय में आके फिर मैंने एडमिशन लिया और मैं 1993 में विश्वविद्यालय का एमए सेकेंड ईयर का विद्यार्थी था और मैं चुनाव लड़ा और चुनाव में विश्वविद्यालय प्रशासन ने ब्लैक लिस्टेड होने के नाते मेरे नामांकन को कैंसिल कर दिया और कैंसिल के परिणाम स्वरूप हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को ये निर्देश दिया कि नहीं, इनको अगर कोई भी विद्यार्थी निलंबित नहीं है, निष्कासित नहीं है, उसके खिलाफ मुकदमे नहीं है, तो आप उसको काली सूची में नहीं डाल सकते हैं। और हमारे एडमिशन को वैलिड किया और हमारे चुनाव नामांकन को वैलिड किया और मैं इलाहाबाद के निर्देशों के अनुसार गोरखपुर विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ा और 45 वोटों से 1500 वोट हमारे प्रतिपक्ष में थे, राजेश त्रिपाठी जी, उनको मिला था और मुझे 1545 वोट मिला था और 45 वोटों से मैं पहली बार में जनरल सेक्रेटरी बनने का काम किया। पहली बार में आपने चुनाव जीत लिया। अच्छा, ये जो आपने सफ़र शुरू किया चुनाव लड़ने का, किसी से आप उस समय मोटिवेट थे या कैसे आपको लगा कि मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए विश्वविद्यालय से या राजनीति में ही? देखिए, हम गांव से चल के इंटरमीडिएट करने के बाद पढ़ने आए थे और हर बच्चे का जैसे कल्पना होती है, उसके घर के लोगों की कल्पना होती है कि पढ़ के नौकरी करेंगे, बाकी घर का काम करेंगे और घर चलाएंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मैं विश्वविद्यालय में आने के बाद छात्रों की समस्याओं को लेके कई बार मन में टीस होती थी, उनकी सुविधा दिलाने की, हॉस्टल की समस्याओं को लेके हम लोग डेलीगेशन में मिलने जाते थे प्रशासन से और उसी समय में विद्यार्थी परिषद से मेरा जुड़ाव हुआ। उस समय तत्कालीन समय में हमारे इस गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश है उसके क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे माननीय नागेंद्र जी, अभी वो बीजेपी के संगठन मंत्री हैं, बिहार और झारखंड देख रहे हैं। उन दिनों वो विद्यार्थी परिषद में थे और पहली बार एक कार्यक्रम में, विवेकानंद जयंती के कार्यक्रम में हमारा उनसे मिलना हुआ था गोरखपुर विश्वविद्यालय के विवेकानंद छात्रावास में। और वहीं से हमें लगा कि निश्चित रूप से एक राष्ट्रवादी संगठन है,
एक सामाजिक काम को करने वाला संगठन है और समाज के बारे में सभी पहलुओं पर और विद्यार्थियों की चिंता करने वाला संगठन है, विद्यार्थियों की हक की लड़ाई लड़ने वाला संगठन है। और मेरा झुकाव विद्यार्थी परिषद की तरफ हुआ। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया और 1993 में विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव लड़ा और कार्यकर्ताओं की बदौलत और छात्रों और बहनों और भाइयों के आशीर्वाद से मैं विद्यार्थी परिषद से छात्र संघ का महामंत्री बना। अच्छा, फैमिली में भी आपके कोई पहले जो राजनीति में रहा हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। हम्म, हम लोग गांव की पृष्ठभूमि के थे और मैं इंटर पास करके आया था। हमारे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे। ऐसा कोई बहुत फैमिली में नहीं था। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने आया तो मेरे मन में विद्यार्थियों की समस्याओं को लेके और विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं को लेके निदान देने की इच्छा थी। इस नाते मेरा झुकाव उधर बढ़ा। अच्छा, उस समय की राजनीति में और वर्तमान के विश्वविद्यालयों की राजनीति में क्या अंतर आप देखते हैं? देखिए, उन दिनों में और आज के दिनों में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय छात्र नेता के पास विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करने की एजेंडे थे। विद्यार्थियों की समस्याएं क्या थी? सीटें बढ़नी चाहिए, अधिक बच्चों का प्रवेश होना चाहिए, उनको लाइब्रेरी से अच्छी किताबें मिलनी चाहिए, उनकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, उनको फीस माफ़ होनी चाहिए, कम पैसे में उनकी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, हॉस्टल में छात्रों की सुविधाएं मिलनी चाहिए, पढ़ाई और परीक्षा समय से होने चाहिए। ये मुद्दे थे उन दिनों के और उसको लेके छात्र नेता विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करते थे। कभी कभी संघर्ष की भी स्थितियां आती थी। लेकिन आज के दिनों में हमें लगता है कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो उस समय थी आज नहीं है। वो आज के विद्यार्थियों के लिए मैटर नहीं करती। जैसे फीस, आज हमें लगता ही नहीं कि कोई बच्चा है और बच्चे के अभिभावक ये सोचते हैं कि हमें कम फीस देना है। उनको अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी शिक्षा कहीं भी मिलती है, वो एडमिशन कराते हैं और फीस देते हैं। एक सामान्य रिक्शा वाला भी चाहता है कि हमारा बेटा कॉन्वेंट में पढ़े, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। हम जो पैसा कमा रहे हैं उसको अपने बच्चे के भविष्य में लगाएं और उसको आगे बढ़ाएं, उसको देश और दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त हो। और दूसरा क्या है, इधर के दिनों में मैंने देखा कि पहले छात्र नेता अभाव में काम करते थे, सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते थे। लेकिन इधर के दिनों में एक फैशन आया कि जिस छात्र नेता के पास गाड़ी नहीं है, जिस छात्र नेता के पास बहुत सारी लग्जरी सुविधाएं नहीं है, तो वो राजनीति नहीं कर पाएगा। हम लोगों के जमाने में सामान्य परिवार से निकले लोग, अभाव में पैदा हुए लोग ही छात्रों की लड़ाई लड़ते थे और वो कभी भी जेल जाने से, प्रशासन से टकराने में, सही बातों को लेके संघर्ष करने में कभी परहेज नहीं करते थे। ये बेसिक अंतर हमको दिखता है तब की राजनीति में और अब की राजनीति में। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण, जैसे राजनीति जब बता रहा है कि अब जो है लग्जरी सुविधाओं के साथ ही कोई चुनाव जीत सकता है, लेकिन ये तो सरकार के भी हाथ में है, प्रशासन के हाथ में है कि आप जो अगर उसमें माफिया या कोई इन्वॉल्व होता है विश्वविद्यालयों के चुनाव में तो उस पर रोक लगाया जाए, आम विद्यार्थियों के लिए वो चुनाव की लड़ाया जाए। देखिए, विषय माफिया का नहीं है। माफिया का इन्वॉल्वमेंट या कहेंगे उस राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट, राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट पहले भी हुआ होता था। पहले भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अंदर उनका हस्तक्षेप रहता था। बहुत बार ऐसा हुआ कि माफियाओं को दरकिनार करके छात्र नेताओं को सफलता मिलती थी और विद्यार्थी छात्र नेताओं के साथ खड़े होते थे। जब मैं 93 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा था तो उस समय भी गोरखपुर के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर माफियाओं का राज था और वो चुनाव लड़ाते थे, अपने अपने जाति के नाम पर लड़ाते थे। और उस बीच में भी मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में लड़के 1993 में मैं छात्र संघ का महामंत्री बना। मैं किसी माफिया, किसी जाति का प्रत्याशी नहीं था। हम सब जाति, सब समाज और विद्यार्थियों की बदौलत हम चुनाव लड़ रहे थे और हम पहली बार में ही महामंत्री बनने के लिए सफल हो गए। अमूमन विश्वविद्यालयों में देखा जाता था कि 2 बार 3 बार हारने के बाद वो आदमी महामंत्री बनता था, अध्यक्ष बनता था, लेकिन मैं पहली बार में बन गया। मुझे विद्यार्थी समर्थन करते थे, विद्यार्थी असेसमेंट करते थे, विद्यार्थियों का समर्थन था। ऐसा नहीं है, आज भी अच्छे लोग चुन के आ रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता हम किसको दे रहे हैं ये डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, अच्छे लोकतंत्र के लिए विश्वविद्यालयों के अंदर
पारदर्शी तरीके से छात्र संघ का चुनाव होना। देखिए, विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था होती है जहाँ से हर प्रकार के लोग निकलते हैं। वहाँ अच्छा आईएएस अफसर भी निकलता है, वहाँ साइंटिस्ट भी निकलता है, वहाँ से साहित्यकार भी निकलता है, वहाँ से कलाकार भी निकलता है और वहीं से अच्छे राजनेता भी निकलते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कैंपसों के अंदर निश्चित रूप से राजनीतिक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। हम सब लोगों ने विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ते समय भाषण देना सीखा, हम सब लोगों ने विज्ञप्ति, आज तो टाइप का ज़माना है, कंप्यूटर और मेल का ज़माना है, उस ज़माने में हम लोग हाथों से विज्ञप्तियां लिखते थे, सादे कागज पर ब्लैक पेन से लिखते थे कि उसको जो है पढ़ा जा सके। और अखबार के दफ्तरों में, तब इलेक्ट्रॉनिक चैनल नहीं थे, उस समय लीडिंग अखबार के दफ्तरों में हम लोग हाथ से लिख के उसको ले जाके संबंधित व्यक्ति को दे के आते थे और निवेदन करके आते थे कि हमारी खबर और हमारी फोटो लगनी चाहिए, जिससे समाज में संदेश जाए कि हम काम कर रहे हैं। तो परिवर्तन तो बहुत सारी चीजों में आया है, लेकिन उस समय मैं मानता हूं कि अभाव में भी हम संघर्ष करना सीखते थे। और हमें लगता है कहीं ना कहीं प्रतिभा कभी अभाव की मोहताज नहीं होती है, और प्रतिभा हमेशा अभाव रहने पर भी निकल के आती है और सुविधा रहने पर भी निकल के आती है। लेकिन मेरा ऐसा मत है कि विश्वविद्यालय की राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जहां से अच्छे राजनेता पैदा होते हैं। तो आपका मानना है कि विश्वविद्यालय में भी चुनाव होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है और विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव होना चाहिए, जो पहले भी होते थे, अभी भी हो रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से शैक्षणिक कैलेंडर लागू है हमारी सरकार में, तो उसमें चुनाव की भी एक तय समय सीमा में चुनाव कराना चाहिए। मैं इस मत का हूँ। ठीक है। अच्छा, राजनीति में अभी तक आप बीजेपी में, एबीवीपी से आपने शुरुआत किया, फिर बीजेपी में किन किन पदों पर रहे हैं, जरा उस बारे में बताइए। देखिए, मैं 1993 में छात्र संघ का महामंत्री रहा विश्वविद्यालय के अंदर। 1997 में छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, विद्यार्थी परिषद से जीता था। फिर मैं 1999 में बीजेपी यूथ ऑर्गेनाइजेशन का उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी रहा। फिर मैं 2007 में, एक उस समय पनियरा विधानसभा थी, अभी भी पनियरा है, लेकिन तब 2 जिले की विधानसभा थी, गोरखपुर का भी एक ब्लॉक और महाराजगंज का एक ब्लॉक उस विधानसभा का हिस्सा था। तो मैं 2007 में विधानसभा का भी चुनाव पार्टी ने हमको लड़ाया था। फिर मैं गोरखपुर क्षेत्र का 2012 में क्षेत्रीय अध्यक्ष रहा। फिर 2015 में मैं 13 में मैं 14 में मैं प्रदेश मंत्री रहा, और फिर अभी प्रवक्ता हूँ। अच्छा, चलते चलते आपसे अंतिम में एक राजनीतिक प्रश्न आपसे पूछने का इच्छा थी। अभी आपने देखा होगा एक सीमा हैदर वाला मामला, पाकिस्तान से जो महिला आई है ग्रेटर नोएडा में। सरकार तो ये दावा करती है सीमा पर पूरा सुरक्षित है, कोई बॉर्डर पार करके नहीं आ सकता। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, एक हमारे देश के लिए एक समस्या ये है, समस्या क्या कहेंगे, वो परंपरागत हमारे यहाँ चली आ रही है। हमारी भारत और नेपाल की सीमा खुली सीमा है। नेपाल एक हमारा मित्र राष्ट्र है और हमारे रिश्ते नाते में नेपाल में होते हैं। नेपाल के लोग हमारे यहाँ आते हैं और हमारी सीमा पर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। हम पैदल टहलते और गाड़ियों से जाते हैं और चले आते हैं। सामान्य कटसी चेकिंग पुलिस वहाँ करती है, रहती है। और जिस प्रकार की घटना सीमा के मामले में आ रहा है समाचार पत्रों के माध्यम से, कि उसका संबंध हुआ नोएडा के लड़के से और फिर बातचीत के क्रम में वो दुबई गई, दुबई से नेपाल आई और नेपाल से फिर बस के माध्यम से वो भारत आई सोनौली के रास्ते। तो कहीं ना कहीं जिस लड़के से उसका संबंध था, उसने उसको बुलाया, उसने उससे बात किया, वो उसको लेने गया था, काठमांडू तक गया था। और हमारी सीमा खुली हुई है। प्रशासन सिर्फ ये चेक करता है कि किसके पास कोई ऐसा सामान, अवैध सामान तो नहीं है जो नेपाल से ये भारत लेके जा रहे हैं। पासपोर्ट अनिवार्य नहीं है। इस नाते अगर हम जाते हैं और हमारे साथ 2 लोग आ रहे हैं तो अमूमन प्रशासन उनको आने देता है, पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं, मैं बताता हूँ गोरखपुर जा रहे हैं, क्या नाम है, तो नाम पता पूछ के वो जाने देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ लेके सीमा पाकिस्तान से भारत में आई है। उसकी मंशा क्या है ये पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और जो भारत के कानून है उसके आधार पर उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। क्योंकि आप सब प्रवक्ता हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश,
बीजेपी का इस पे क्या स्टैंड है? नहीं देखिए, ये बीजेपी का स्टैंड का विषय नहीं है। कोई दुनिया के देश में है, किसी का किसी लड़के से, आज दुनिया एक तरह से हम कहते हैं ना कि दुनिया सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और संचार माध्यम इतना बढ़ा हुआ है कि आप किसी से कहीं भी कभी भी बात कर सकते हैं। तो किसी लड़की की किसी लड़के से बात हुई और दोनों में किस प्रकार की बात हुई ये सबके सामने है। वो वहां से यहाँ चली आई, यही घटना इसके साथ भी हो सकती थी कि ये भी पासपोर्ट बना के यहाँ से पाकिस्तान जा सकता था। किसी भी देश में आना जाना कोई मुश्किल काम आज के दिन में नहीं है। आप एक प्रक्रिया का पालन करेंगे तो आपको आने जाने की अनुमति है। उस प्रक्रिया का पालन उसने भी किया है। आखिर वो पाकिस्तान से बाहर आई होगी तो उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है। वो दुबई गई होगी तो उसके पास पासपोर्ट है और उसने ये कबूल किया है कि हमारे पास आधार कार्ड है पाकिस्तान का, हमारे पास पासपोर्ट है, हम दुबई गए और दुबई से काठमांडू आए और काठमांडू से भारत आए। हाँ, यह जरूर है कि काठमांडू से भारत आने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। हमारी खुली सीमा, हमारी सरकार ने ही एसएसबी का गठन किया था और एसएसबी भारत नेपाल के बीच में सीमा पर रहती है, निगरानी करती है। बाड़ भी लगाए गए हैं कई जगह खुली सीमाओं पर, प्रशासन चेक भी करता है। लेकिन ये जरूर है कि जो भारत का कानून है उसके अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी और विदेश मंत्रालय है जो प्राविधान है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई। अभी कई सारी सुनने में आ रहा है कि जासूसी के भी शक उन पे आ रहे हैं, क्योंकि 6 पासपोर्ट मिलना, 4 मोबाइल फोन मिलना, इस तरह की भी बातें सामने आ रही है। पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आप भरोसा रखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस, भारत सरकार की एजेंसियां, हमारी आईबी है, हमारी रा है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस एक सशक्त पुलिस है। आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश की पुलिस का बड़े पैमाने पर नाम हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर नाम हो रहा है। आप देखिए, दुनिया के अंदर घटनाएं घट रही हैं तो उत्तर प्रदेश का नाम आ रहा है। किसी देश में दंगे होते हैं तो उस देश का प्रधानमंत्री और उस देश के लोग और साइंटिस्ट और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि साहब हमको योगी मॉडल अपनाना चाहिए, हमको मोदी मॉडल अपनाना चाहिए। तो आप भरोसा रखिए, बीजेपी की सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। निष्पक्ष होगा, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं, और निर्दोष होगा तो उसके खिलाफ जो कानून के प्राविधान में बातें होंगी वो किया जाएगा। एक सर अखिलेश यादव ने एक पीडीए करके हाँ बनाया हो, उस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, अखिलेश यादव झूठ बोलते हैं। आप उनके बयानों को देखिए। अखिलेश यादव 2012 से 2017 मुख्यमंत्री थे। 2012 से 17 में उन्होंने अपनी पूरी ताकत आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेना, गुंडों को संरक्षण देना, पिता को पार्टी से निकालना, चाचा को सरकार से निकालना और पार्टी पर कब्जा करना और उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार करके पैसा कमाना और अपनी संपत्ति बनाना, इस पर लगाया था। उन्होंने जन कल्याण का कोई काम नहीं किया, जिसका परिणाम रहा कि 17 में जनता ने उनको हरा दिया। 17 में उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया और कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी और उत्तर प्रदेश में कमाल करेगी। आप देखिए, वो बुरी तरह पराजित हो गए। कांग्रेस को उन्होंने गाली दिया, राहुल गांधी को खारिज किया। 19 में उन्होंने बसपा से गठबंधन किया और मायावती के पैर छुए और चुनाव बीतने के बाद उन्होंने मायावती को गाली दी और कहा साहब बसपा का वोट हमको ट्रांसफर नहीं हुआ, दोष मायावती पर मर दिया। 2022 में उन्होंने राजभर के साथ किया, आत्मदेव मौर्य के साथ किया, लोक दल के साथ किया और हश्र क्या हुआ, राजभर उनको क्या कह रहे हैं और वो राजभर को क्या कह रहे हैं। आत्मदेव मौर्य को उन्होंने एक गाड़ी दी थी, गाड़ी चुनाव के बाद उन्होंने खिंचवा ली और जयंत चौधरी के साथ उनका गठबंधन और नगर निगम के चुनाव में हारने वाली सीट भी एक नगर निगम की नहीं दिया। 17 की 17 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ी, एक हारने वाली सीट भी दे दिए होते, 17 हार गई समाजवादी पार्टी। कम से कम गठबंधन था तो एक जयंत चौधरी को नगर निगम की सीट दे देते, नगर पालिका दे देते। कोई गठबंधन नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी बुरी तरह पराजित हो गई। देखिए, अखिलेश यादव अनमेच्योर्ड हैं, गलत बयानी करते हैं और कहीं ना कहीं उनको अपनी इन बातों पर सुधार लाना चाहिए और जनता के बीच में जाना चाहिए। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काम कर रही है, मोदी जी की सरकार काम कर रही है सर्व समाज के लिए। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।
हम सबके साथ काम कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी बांटों की राजनीति, पीडीए क्या है, क्या बताना चाहते हैं? पीडीए में वो ये बताना चाहते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की पार्टी है। अरे आपके पास कौन बचा है? आपके पास न अगड़े बचे, न पिछड़े बचे, न मुसलमान बचे। आप क्यों बंटवारे की बात करते हो? हमारा नारा है सर्व समाज हमारा है, सबका साथ सबका विकास। हमने प्रधानमंत्री आवास दिया, हमने शौचालय दिया, हमने बिजली दी, हमने नाली दिया, हमने सड़क दिया। तो क्या बिजली भाजपा वाले के घर में खाली जलती है? सर्व समाज के अंदर जलती है। बिजली का लाभ मुसलमान भी लेता है, हिंदू भी लेता है, ईसाई भी लेता है। हम 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे दे रहे हैं। तो बिजली में ये प्राविधान नहीं किए हैं कि ये मुसलमान के घर में नहीं जाएगा और ये ईसाई के घर में नहीं जाएगा। देखिए, सरकार की योजनाएं और सरकार के एजेंडे में सदैव समाज हो, सब समाज होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं 25 करोड़ की आबादी हमारी प्राथमिकता। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 125 करोड़ 125 करोड़ लोग हमारी प्राथमिकता है। वो मुसलमान और हिंदू की बात नहीं कहते, जो भी इस देश का नागरिक है। अभी आपने चर्चा करते हुए राजभर जी का नाम लिया। जैसे महाराष्ट्र में कई पार्टियां टूट के, पहले शिवसेना, अभी राकपा। ओपी राजभर जी का भी कहना है कि समाजवादी पार्टी के कई सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं और इस समय राजभर जी भी बीजेपी से बड़ा सपोर्टेड बयान ही दे रहे हैं। तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी पहले भी हमारे साथ गठबंधन में रहे हैं। 2017 के चुनाव में वो हमारे साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे, फिर हमने उनको मंत्री बनाया था। 17 से पहले कभी विधायक नहीं रहे और मंत्री नहीं बन पाए। वो 17 में हमने बनाया तो वो विधायक बने और मंत्री बने। वो इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनता किसके साथ है। जनता मोदी और योगी के साथ है। और जो जनप्रतिनिधि समाज में रहता है, गांव गली में जाता है, उसको पता है कि गांव की जनता और शहर की जनता आम आदमी मोदी और योगी के साथ है। इस नाते अखिलेश यादव के विधायक भी ये जानते हैं कि अगर हमें आगे विधायक बनना है, सांसद बनना है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि उनकी बातों में सच्चाई है? नहीं, देखिए, सच्चाई तो बहुत सारे लोगों की बातों में है। सच्चाई तो ओम प्रकाश राजभर भी बयां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब मोदी जी योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं। वही ओम प्रकाश राजभर जी हैं कि कभी हमारे खिलाफ थे, हमारे खिलाफ जहर उगलते थे। लेकिन जनता की सच्चाई, जो आदमी जमीन पर जाएगा उसे पता चलेगा। अखिलेश जी जमीन पर नहीं जाते, इस नाते उनको उत्तर प्रदेश की जनता की सच्चाई पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए। तो आज के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ थे डॉक्टर समीर सिंह जी। अगले अंक में फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।